आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू किए थे और हम लोग साहित्यिक स्रोत को पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोत, और पिछला क्लास में हमने काफ़ी सारे ऑथर के नाम और उनसे संबंधित जितने सारा पुस्तक था उनको काफ़ी अच्छी तरीके से एक कनेक्शन के ज़रिए याद भी रखा। और ये जो टेबल था जो हमने पिछला क्लास में याद रखा था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आशा करता हूँ आप वो वीडियो देखे होंगे और चीज़ें याद रखने की कोशिश भी किए होंगे। लेकिन आज का क्लास में एक बार हम फिर से सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रखने में कोई कठिनाई ना हो। तो हमने ये रचनाकार और इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं इस सब चीज़ों को पढ़ा था। तो देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़े थे विज्ञानेश्वर और इनकी जो रचना है वो है मिताक्षरा। इसको कैसे याद किए थे? तो ज्ञान है, ज्ञान, विज्ञान। तो ज्ञान जो है वो बहुत जल्दी मिट जाता है, तो मिताक्षरा। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग रिवाइज करेंगे। फिर है जिमुत वाहन। तो देखिए वाहन है, वाहन में हम लोग बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? तो दाएं साइड बैठेंगे, वाहन के दाएं साइड में, तो दाएं भाग। इस तरह करके याद रखे थे। फिर एक कालिदास। तो कालिदास जी जो थे वो बहुत ही मूर्ख थे, शुरू में बहुत ही मूर्ख थे। उनको अचानक से ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञान से अभिज्ञान शकुंतलम याद रख सकते हैं। और उनको इतना ज़्यादा ज्ञान मिलता है कि वो भगवान जितना ज्ञानी हो जाता है। यानी कि भगवान राम समझ लीजिए, राम जितना ज्ञानी हो जाता है। तो राम से रघुवंश याद रख सकते हैं। भगवान राम को ही राघव बोला जाता है, तो रघु इस तरह करके लिखा है, तो रघुवंशम। और रघु को पकड़ के ऋतु याद रख लीजिए, तो ऋतु संहारम। और मालविकाग्नि मित्रम, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना था। फिर हमने पढ़ा था विशाख दत्त। इनकी जो रचना है यह है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी जो है वो राक्षस बन गई, और कैसा राक्षस बनी? बहुत ही विशाल बनी। तो विशाल से हो जाएगा विशाख दत्त, राक्षस से मुद्रा राक्षस, देवी से देवी चंद्रगुप्तम। फिर है विल्हन। तो विल्हन की रचना विक्रमांक देव चरित। तो इसको याद रखने के लिए व को पकड़ लीजिए, विल्हन विक्रम, विल्हन विक्रम, इस तरह करके याद रह जाएगा। फिर है बाणभट्ट। तो बाण से धनुष और बाण याद रखिए, जो कि भगवान राम के गले में रहता है। तो भगवान राम का जो चरित्र है वो एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो चरित्र को पकड़ के बाण से लिंक कर लीजिए। फिर शुद्रक। तो शुद्रक से अदरक याद रख लीजिए, अदरक। और यहाँ पे है वृक्ष कटिकम, साउंड आ रहा है जैसे कि मछली काटने जैसा, वृक्ष कटिकम, मछली कटिकम। तो मछली और अदरक दोनों को मिलाकर खा जाइए। तो शुद्रक और वृक्ष कटिकम ये भी हो गया। फिर याद किए थे मेरु तुंग, प्रबंध चिंतामणि। तो मेरु तुंग, मेरु से मरने जैसे कुछ साउंड आ रहा है, तो कोई इंसान मरेगा तो चिंता तो होगा ही, तो चिंतामणि। तो मेरु तुंग, प्रबंध चिंतामणि। फिर भास्काचार्य, और यहाँ पे है सिद्धांत शिरोमणि। तो भास्काचार्य, दिमाग भसक जाता है कब? जब कोई चीज़ हम लोग कोई सिद्धांत पढ़ते हैं तो दिमाग भसक जाता है, तो इस तरह करके याद रह जाएगा। फिर है नागसेन, और यहाँ पे है मिलिंद पन्हो। तो इसको सीधा याद रखे थे, नाग से मिली, नाग से मिली, नाग से मिली, इस तरह करके आपको याद रह जाएगा। फिर है भवभूति, भवभूति से उत्तर रामचरित। तो भवभूति, भव से कुछ भय जैसा साउंड आ रहा है,
और उत्तर रामचरित में यानी कि उत्तर रामायण में जो लव कुश थे वो सबको भयभीत कर दिए थे। इस तरह करके याद रखे थे। और सोमेश्वर कृतिको मुद्री, तो यहाँ पे वर्ड छुपा हुआ है मुद्री, तो मुद्री से मुद्रा, मुद्रा, और यहाँ पे सोमेश्वर से 100 रुपया याद रख लीजिए, 100 रुपया, तो मुद्रा 100 रुपया, तो मुद्रा से हो जाएगा मुद्री, तो कृतिको मुद्री और सोमेश्वर। तो पिछला क्लास का जो ये टेबल था इसको एक बार फिर से हमने सारा कनेक्शन को आपके सामने एक बार रिवाइज कर दिया। तो अब तक ये टेबल आपको 100% याद हो जाना चाहिए अगर आप कल का वीडियो देखें और अभी मेरे साथ चीज़ों को रिवाइज किए तो। और अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एक पेज में या फिर एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उसमें 2 बार इसको खुद से लिंक कर करके लिखिए, आपको तुरंत उसी टाइम याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं। तो ये भी वही टॉपिक है, वही चीज़ें जो हमने कल पढ़ा था। तो हमको रचना से रचनाकार याद रखना है और उनसे संबंधित कुछ तथ्य भी याद रखने हैं। हालांकि ये जो तथ्य है, जैसे देखिए मान के चलिए कोई बुक ले लेते हैं जैसे कि मुद्रा राक्षस, और इसका जो रचनाकार है वो है विशाख दत्त। तो मान के चलिए विशाख दत्त जब मुद्रा राक्षस को लिखे होंगे और जिस टाइम पे लिखे होंगे, जिस टाइम पे या फिर जिस काल में लिखे होंगे, मान के चलिए उस काल में किसी शासक, कोई राजा का नाम ले लीजिए, तो उस टाइम मौर्य वंश का साम्राज्य था, मौर्य वंश चल रहा था। तो इससे ये जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, तो इस पुस्तक से मौर्य काल के बारे में हमें कुछ जानकारी जरूर मिलेगी, है ना। अब जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र, तो ये जो अर्थशास्त्र लिखा गया है ये जब मौर्य वंश से संबंधित है, कौटिल्य मौर्य वंश, तो हो ना हो इस पुस्तक में इस वंश से संबंधित हमें जानकारी जरूर मिल सकती है ना। तो कोई भी राजा जिस वंश से संबंधित है उस वंश में अगर जो विद्वान रहा करता था, उन्होंने जितना सारा पुस्तक लिखा है तो उस पुस्तक में उस टाइम क्या उस साम्राज्य से संबंधित जानकारी लिखी गई है, तो इससे हमें उस साम्राज्य से संबंधित जानकारी मिल जाती है। तो देखते हैं आज का टेबल। तो सबसे पहला है मुद्रा राक्षस, ये हमने याद कर चुका था पिछला क्लास में। जो रचनाकार है वह है विशाख दत्त, और इस पुस्तक में हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए आपको रचना और रचनाकार यही दो आपको हर हाल में आज के क्लास में याद रखना है, और ये जो विशेष तथ्य हैं इनको 1-2 बार पढ़ लीजिए। और जब हम लोग इस सब टॉपिक के बारे में स्पेशल से पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य वंश जब हम लोग पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे और भी आगे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक टॉपिक वहाँ पे आपको फिर से सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे सब चीज़ आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिर है महाभाष्य। महाभाष्य जो है ये पतंजलि के द्वारा रचित है, और महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी पर टिक्का है, यानी कि अष्टाध्यायी से संबंधित कुछ लिखा गया है, सीधा सीधे आप समझ लीजिए। और इनका जो रचनाकार है वह है पतंजलि। तो इसको पहले याद रखते हैं। तो देखिए पतंजलि में यहाँ पे जली को पकड़िए, कुछ जलने लायक साउंड आ रहा है, जैसे कि कोई जल गया है, जल गया, तो जल के क्या हो गया, भस्म हो गया, भस्म, तो भस्म हो गया, तो भाष्य को पकड़ के महाभाष्य को आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह करके लिंक कर लीजिए, जल गया, जल के भस्म हो गया, तो महाभाष्य। और इस पुस्तक से हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि शुंग वंश के बारे में
जानकारी मिलती है। फिर से हम लोग जब सुंग वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल्स में चीज़ों को देखेंगे। अभी जो फैक्ट्स है उसको हम लोग याद रखते हैं। फिर है कथा सरित सागर, और कथा सरित सागर का जो रचनाकार है वह है सोमदेव। देखिए, और एक नाम है वृहद कथा मंजरी, और इनका जो रचनाकार है वह है क्षेमेंद्र। तो दोनों में कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो इसीलिए पहले एक कनेक्शन के ज़रिए याद रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कथा सरित सागर, और यहाँ पे है वृहद कथा मंजरी। कथा कथा दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको याद रख लीजिए। कथा जो है, देखिए ये वाला कथा, ये हम लोग सोमदेव, तो सोम से सोम पकड़ लीजिए और सोम से याद रख लीजिए सोमवार। तो कथा जो है हम लोग सोमवार को सुनेंगे। लेकिन अगर कथा बहुत बड़ा है, यानी कि वृहद कथा है, वृहद यानी कि बहुत बड़ा कथा है, तो उसको सुन ही नहीं पाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, कुछ होगा नहीं, उस मतलब उतना बड़ा कथा सुनने की क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है तो क्षमता से क्षेमेंद्र याद रख लीजिए। तो वृहद कथा मंजरी, तो वृहद कथा है तो क्षमता नहीं है सुनने के लिए। अगर सिर्फ कथा है तो सोमवार को सुन लेंगे। तो इस तरह करके याद रख लीजिए। और ये जो दोनों कथा से संबंधित चीज़ है, तो इससे मौर्य काल से संबंधित ही हमें जानकारी मिलती है। तो दोनों का टॉपिक सेम है, बस रचनाकार अलग अलग है। फिर है अर्थशास्त्र, ये तो पता ही होगा, हमने याद भी कर रखा है शुरू से ही। अर्थशास्त्र ये राजनीति पर लिखा गया विषय है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किससे संबंधित है। तो पहला तो मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, और मौर्य काल का प्रशासन से संबंधित ये बुक है। यानी कि ये इकोनॉमिक्स बुक नहीं है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जीडीपी आपको नहीं मिलेगा। ये एक राजनीति बुक है। जीडीपी यानी कि कोई इकोनॉमिक्स जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा वहाँ पे, ये मेरे कहने का तात्पर्य था। फिर है नीति सार, तो नीति सार ये है, इनका जो रचनाकार वह है कामंदक, और इससे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो याद रखते हैं नीति सार से, तो नीति और यहाँ पे है मंदक। याद रख लीजिए, जब भी कोई नीति बनता है, नीति, तो वो मंद बढ़ जाता है। तो मंद से मंदक और नीति से नीतिसार। नीति मंद पड़ जाता है तो मंदक, तो हो जाएगा गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित जानकारी। ये आप पढ़ के अलग से याद रख लीजिए। फिर मालविकाग्निमित्रम, ये हमने कल के क्लास में पढ़ा था। इनका जो रचनाकार है वो कालिदास है, और इससे सुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम तो ये भी हमने याद किया। शुद्रक, शुद्रक से अदरक, अदरक और मछली। देखिए, मैं अभी तक इतना बार चीज़ें रिपीट कर चुका हूँ, अगर आप सिर्फ सुन भी रहे होंगे ना तो 80 to 90% चीज़ आपको याद हो गया होगा यहीं पे, और यही आपको करना है। वीडियो देख कर ही आपको चीज़ें याद रख लेनी है, और कुछ देर बाद इसको खुद से एक बार दो बार रिपीट कीजिए, हो सके तो एक दो बार लिख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगी। तो हो गया मृच्छकटिकम, शुद्रक, गुप्त काल के बारे में जानकारी। फिर हमने हर्षचरित याद किया था कल के क्लास में, और इनका रचनाकार बाणभट्ट। अब आप खुद अगर आप वीडियो देखे होंगे अब तक, तब का जो दिमाग है वो सीधा सीधी हिट कर गया होगा, हर्षचरित, बाणभट्ट। अब दिमाग में ये सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा होगा कि हम लोग चरित से इसको याद रखे थे, है ना। बाण और चरित को लिंक किए थे। अब किस प्रकार लिंक किए थे ये आप खुद से इमेजिनेशन कर लीजिए, और इससे हर्ष की उपलब्धियां यानी कि हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है
रामचरित ये नया है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो रामचरितमानस याद रख लीजिए, रामचरित से। और रामचरितमानस कब पढ़ना चाहिए? अब कब पढ़ना चाहिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक याद रखने के पर्पज़ से इसको शाम को पढ़िए, शाम को। तो शाम यानी कि संध्या, तो संध्या कर नंदी हो जाएगा। और इससे बंगाल के शासक रामपाल के जीवन कथा का वर्णन किया गया है। तो उतना छोड़िए, रामपाल को पकड़िए, रामपाल से राम को पकड़िए, भगवान राम से संबंधित है रामचरितमानस, याद रह जाएगा। फिर है पृथ्वीराज रासो, और इसका जो रचनाकार है वो है चंदबर दाई। और इससे पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां का वर्णन किया गया है। देखिए, पृथ्वी पर जो राज है वो कुछ चंद लोग ही कर रहे हैं, ये याद रख लीजिए इस तरह करके। पृथ्वी पर राज कुछ चंद लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो पृथ्वीराज रासो चंदबर दाई, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। फिर राज तरंगिनी, ये कल्हण के द्वारा रचित है, और इसमें कश्मीर के राजवंशों के क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। ये हमने पिछला वीडियो में पढ़ चुका था। तो इस तरह करके साहित्यिक स्रोत का टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। और इसमें हमने जितने सारे पुस्तक देखे, यानी कि जितने सारे रचनाकार और रचनाएं देखें, ये सारा का सारा लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और अब तक आपको इतना सारा चीज़ याद भी हो गया होगा, और इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण यानी कि जैसे समझिए, मान के चलिए ये आप हैं, आपको अगर हम चाइना यानी कि चीन भेज दें पूरे 10 साल के लिए, मान के चलिए, तो आप वहाँ पे 10 साल अगर किसी एक पार्टिकुलर जगह पर, यानी कि किसी एक शासनकाल में, थोड़ा राजा महाराजा का समय चलते हैं, मान के चलिए कि वहाँ पे शासन है हर्षवर्धन का, और आप हर्षवर्धन के शासनकाल में 10 साल तक रहें। हालांकि ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चाइना हर्षवर्धन कोई लिंक नहीं है। तो हर्षवर्धन के टाइम पे आप चले गए, चाइना चले गए, वहाँ पे 10 साल तक रहें, और आप फिर से 10 साल बाद भारत आए, और आप मान के चलिए कोई पुस्तक लिखें, और वो पुस्तक से जो पुस्तक आप लिख रहे हैं वो आप पूरे 10 साल में क्या किए, 10 साल में जो चाइना में रहे ना आप, तो 10 साल चाइना में आप क्या किए, हर्षवर्धन जो जिनके टाइम पे आप थे, जिनके शासनकाल में आप रहे, वो क्या क्या किए उनके बारे में लिखें। यानी कि एक कंप्लीट पुस्तक आप लिख लिए, मान के चलिए ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक में जो जानकारी मिलेगा, अगर उसको कोई पढ़ेगा तो उससे हर्षवर्धन के बारे में तो पूरा जानकारी प्राप्त हो जाएगा, साथ ही साथ आपने वहाँ पे किस तरीके से उनका सहयोग किया और आपका क्या क्या वहाँ पे दायित्व था, इनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल ये 10 साल के बारे में पूरा का पूरा हिस्ट्री हमें इस पुस्तक से पता चल जाएगा। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि भारत में भी एक टाइम पे काफ़ी सारे चीनी यात्री या फिर विदेशी यात्री आए थे और अपना एक कोई ना कोई पुस्तक लिखे हैं, और जिस टाइम पे आए थे उस टाइम से संबंधित अगर कोई पुस्तक हमको मिला है, मान के चलिए, तो उसको पढ़ने पर क्या उस टाइम का इतिहास के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? एकदम चलेगा, है ना। तो वही पुस्तक के बारे में अब हमें पढ़ना है। जैसे कि ये हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये ले लीजिए मेगास्थनीज, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और ये जो था ना, ये मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का कोई राजदूत था और ये भारत आया था।
तो जब भारत आया और यहाँ पे जब जितना देर आया शासन किया और जो पुस्तक लिखा, तो उस पुस्तक से उस शासन का तो जानकारी मिलबे करेगा जिस शासन काल में रहा था, है ना। तो वही सब है। चलिए पढ़ते एक एक चीज़ों को और समझते हैं। तो विदेशी यात्रा, विदेशी विवरण। तो विदेशी यात्रियों ने प्राचीन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण विवरण दिया है। इसमें यूनान, रोम, चीन तथा अरब के यात्री शामिल हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। तो यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस नाम प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये दोनों नाम हैं। आप टेसियस को देखिए, तो ये ईरान का राजवैद्य था। ईरान का राजवैद्य, वैद्य यानी कि डॉक्टर। और टेसियस का वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियाँ हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। देखिए, टेसियस जो पुस्तक लिखा है ना, उसमें कल्पना करके बहुत सारा चीज़ घुसा दिया है। यानी कि इसको पढ़ के लगता नहीं है कि वाकई में ये चीज़ घटित हुआ होगा, है ना। जिस कारण से ये जो पुस्तक है इसको अविश्वसनीय माना गया है। टेसियस के पुस्तक को अविश्वसनीय माना गया है। फिर आए हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखा हिस्टोरिका, और इस हिस्टोरिका की रचना के कारण इनको इतिहास का पिता कहा गया। और ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये सब नाम आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जब हम लोग सिकंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे चीज़ों को। फिर है सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूतों, देखिए राजदूत हैं, मेगास्थनीज, डायमिकस और डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय है। तो ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है, मेगास्थनीज, डायमिकस और डायनोसियस। ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट है। ये जो थे ना मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। राजदूत यानी कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत यानी कि मेगास्थनीज जहाँ पे रहेगा वहाँ से संबंधित जो भी सूचना होगा, जो भी सूचना वो सेल्यूकस निकेटर को दिया जाएगा, देगा। मेगास्थनीज सूचना देगा सेल्यूकस निकेटर को, कहाँ पे, जहाँ पे ये रहेगा, जहाँ पे इसको शासन करने के लिए बोला जाएगा या फिर जिसके दरबार में भेजा जाएगा। तो वही है। तो देखिए, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया पुस्तक है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिका आपको याद रखना है। और इससे सेल्यूकस, ये जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज। अब थोड़ा लिंक कीजिए, देखिए यहाँ पे है, देखिए इसको, सेल्यूकस निकेटर, इसका दूत का नाम क्या है, मेगास्थनीज। दूत का क्या काम होता है, संदेश पहुँचाना। तो कहाँ का संदेश पहुँचाएगा, तो जहाँ पे इसको भेजा जाएगा। तो मेगास्थनीज को जहाँ भेजा गया था ना, वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में जो मेन जो राजा थे, वो मेन राजा से नहीं बोल सकते, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इस टाइम पे आया था। कौन, मेगास्थनीज। तो इसका जो पुस्तक है इंडिका, सोच लीजिए इसमें किसका बारे में जानकारी मिलेगा। तो इसमें तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में ही जानकारी मिलेगा, क्योंकि उसी टाइम पे आया था, उसी टाइम पे पुस्तक लिखा। क्लियर। तो मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, और इससे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज अगर राजा पूछा जाएगा,
है ना कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, सीधा सीधी, तो याद रख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप याद रख लीजिए। फिर है डायमिकस, तो डायमिकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। अब ये राजदूत है तो फिर से वही काम होगा, इसको भेजा जाएगा कहीं ना कहीं और वहाँ से संबंधित कोई ना कोई जानकारी इकट्ठा करेगा और वहाँ तक जो इसको भेजा है उसको पहुँचाएगा। तो ये आए थे डायमिकस बिंदुसार के दरबार में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डायमिकस बिंदुसार के दरबार में आया था और भेजने वाला कौन था, अंतियोकस, ये 3 नाम। फिर है डायनोसियस, डायनोसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये आया था बिंदुसार, ये भी बिंदुसार के ही दरबार में आया था। अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने को मिलता है, तो बिंदुसार ही आप याद रख लीजिए। फिर है प्लिनी, तो प्लिनी इसने क्या किया, तो इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। तो भाई नेचुरल हिस्ट्री है ना, तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक से संबंधित ही जानकारी मिलेगी, तो यही सब है। फिर है टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक, ये अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। देखिए यहाँ पे सी है, सी यानी कि क्या होता है, समुद्र, तो समुद्र से संबंधित ही जानकारी मिलेगी, है ना। तो जितना उस टाइम समुद्र से व्यापार वगैरह होता था उसकी जानकारी मिलती है इस पुस्तक से, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। लेकिन ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिस कारण से इसका जो लेखक है वो अज्ञात माना जाता है। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी के जो लेखक है वो कौन है। तो ऑप्शन डी में रहता है नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दिस रहेगा, या फिर अज्ञात लिखा रहेगा, तो अज्ञात ही आपको टिक कर देना है। फिर नोट में है कि इंडिका से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो इंडिका पुस्तक है ये मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आउट हो सकता है, और इसीलिए इससे संबंधित सारा फैक्ट्स मैंने लिख दिया। फिर है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी की रचना किसी अज्ञात लेखक ने 80 और 185 ईस्वी यानी कि एडी के बीच में की थी। इस पुस्तक से लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार की जानकारी मिलती है। शॉर्ट में याद रखिए कि जितना समुद्री व्यापार होता था उसकी जानकारी हमें पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी नामक पुस्तक से मिलती है, लेकिन इसका लेखक कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है। तो बस इतना ही टॉपिक था विदेशी यानी कि यूनानी और रोम यात्रियों के विवरण से। पहला टॉपिक ये हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए इसमें आपको याद क्या क्या रखने हैं। सबसे पहला टेसियस, ये क्या क्या लिखा, बढ़ा चढ़ा के क्या क्या लिखा, इसकी जो कहानी है वो अविश्वसनीय मानी जाती है, ठीक है। फिर हेरोडोटस, तो हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और हिस्टोरिका से ही इसको हिस्ट्री का फादर कहा गया। फिर मेगास्थनीज, ये तो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है, इंडिका नामक पुस्तक लिखा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब राजदूत है सेल्यूकस निकेटर का, और ये आए कहाँ पे थे, तो मौर्य वंश में आए थे। शासक का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसने जो पुस्तक लिखा उससे मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आए डायमिकस, कौन भेजा, अंतियोकस, अंतियोकस का राजदूत था, भारत आया, किनके दरबार में आया, बिंदुसार के। फिर डायनोसियस, ये मिस्र का कोई राजा था, टॉलेमी फिलाडेल्फस, इन लोग का नाम भी अल्टर रहता है,
फिलाडेल्फस, तो उनका राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया। फिर प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, ये इम्पोर्टेंट है, और इससे भारत के पशुओं, पौधे, खनिज पदार्थ, ये सब का जानकारी मिलती है। और ये पेरिप्लस ऑफ द इथरियन सी, इसका लेखक अज्ञात है। और यहाँ से सी यानी कि समुद्र, तो समुद्रिक व्यापार जितना होता था उसकी जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। तो इतना फैक्ट्स आपको सीधा सीधे याद रख लेना है, बिना किसी ज़्यादा नॉलेज का आपको ये फैक्ट्स डायरेक्ट याद रखना है। और अगर इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो इंडिका नामक पुस्तक खरीद लीजिए और पढ़ते रहिए, आपको नॉलेज मिलते रहेगा, है ना। लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम निकालना है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चीनी यात्रियों के विवरण, यानी कि चाइना से कौन कौन आए और क्या क्या लिखे, कौन भेजा था, किन के दरबार में आए थे, बस यही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए, चीन से आने वाले यात्रियों ने बौद्ध विहारों तथा स्थलों का भ्रमण करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी की। सबसे पहला आता है नाम फाहियान का, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है वैनसोंग, और उसके बाद इत्सिंग। ये तीन ही आपका फ़िलहाल यहीं पे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, फाहियान जो आया था, पहला बात, फाहियान ये चीनी यात्री था, थोड़ा नाम से ही पढ़ के लग रहा होगा, फाहियान कुछ चाइनीज़ टाइप का नाम, तो ये चीनी यात्री था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य हो गया मौर्य वंश से संबंधित, यह चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त शासक थे, गुप्त वंश से संबंधित राजा। तो इनके दरबार में आया था भारत, कौन, फाहियान। और इसने जो पुस्तक लिखी थी वो था फॉक्यो की, थोड़ा अजीब नाम है, फॉक्यो की, इस तरह करके कुछ पुस्तक है। और इससे अब देखिए, फॉक्यो की पुस्तक लिखा जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि गुप्त वंश के संबंधित, ये गुप्त वंश में लिखा जा रहा है, और इसी के दरबार में आया था। तो इस पुस्तक से क्या जानकारी मिलेगा, तो गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलेगा। यानी कि फाहियान ने अपनी रचना फॉक्यो की में तत्कालीन भारतीय समाज, धर्म और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। तत्कालीन यानी कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आया था। फिर इसने पाटलिपुत्र की यात्रा की तथा मौर्य शासक के दरबार में, राज दरबार के अवशेष की चर्चा की है। तो सीधा सीधी याद रख लीजिए, फाहियान ने फॉक्यो की पुस्तक लिखा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फिर है वैनसोंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैनसोंग ये हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया, और इसने सी यू की नामक पुस्तक लिखी, इम्पोर्टेंट है। और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैनसोंग लगभग 15 साल भारत में रहा था, यहाँ पे यात्रा किया, और इसके साथ काफ़ी सारे देशों का भ्रमण भी किया, काफ़ी सारे देश। और उन देशों का जो भ्रमण किया, भ्रमण तो किया ही, और उनसे संबंधित जानकारी भी दी अपनी पुस्तकों के माध्यम से, इसीलिए इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने भारत को इंटू अर्थात चंद्रमा का देश कहा है। ये भी फैक्ट्स आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वैनसोंग है, इसका ये टॉपिक यात्रियों का राजकुमार, पुस्तक का नाम सीयू की, किसके पास आया था, तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये सारा फैक्ट्स आपको हर हाल में याद रखना है। और इसने भारत को चंद्रमा का देश कहा। और एक लास्ट नाम है इत्सिंग। इत्सिंग ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया है। इसके सामाजिक तथा धार्मिक विवरण अधिक प्रभावशाली हैं। तो इत्सिंग जो थे वो कुछ लिखे नहीं, वो आए यहाँ पे सिर्फ अपना देखें, ऑब्जर्व किए और चल दिए, ठीक है। तो इत्सिंग ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया है, और इससे सामाजिक और धार्मिक विवरण प्रभावशाली है। यानी कि ये ज़्यादातर चीज़ों को ऑब्जर्व किए, और कोई पुस्तक का नाम यहाँ पे नहीं है, इम्पोर्टेंट छोड़ दीजिए। ये जो इत्सिंग थे, ये
बौद्ध धर्म से संबंधित भी जानकारी एकत्रित किए थे। बौद्ध धर्म, यहाँ पे जो धार्मिक विवरण है ना, तो धार्मिक विवरण में बौद्ध धर्म को याद रख लीजिए बस। तो ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, चीनी यात्रियों के विवरण। इसमें फायान का नाम, वैनसोंग का नाम, इत्सिंग का नाम आपको याद रखना है। फिर अरब यात्रियों के विवरण। अब अरबी लोग कौन कौन आए थे? तो अरब व्यापारियों तथा लेखकों जिन्होंने भारत की यात्रा की के विवरणों से पूर्व मध्यकाल के भारतीय समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखिए, अरब यात्रियों का नाम में अल-बरूनी तथा इब्न बतूता, ये दो नाम इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने भारत की यात्रा करके विशिष्ट विवरणों की रचना के रूप में स्थान दिया। जैसे कि अल-बरूनी 11वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा दूर का टॉपिक है। ये प्राचीन इतिहास के बाद जो हम लोग मिडिवल पढ़ेंगे, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास, वहाँ का टॉपिक है। क्योंकि विदेशी आक्रमण जो शुरू होता है वो हर्षवर्धन के बाद होता है, और हर्षवर्धन के बाद का जो टाइम पीरियड है वो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। और जब मुस्लिम आक्रमण होता है तो उसी टाइम पे अरब यात्रियों का आना भी शुरू होता है। तो अल-बरूनी और इब्न बतूता। तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको यहीं पे इतना ही याद रखिए, बाकी डिटेल्स में हम लोग, बहुत दूर का टॉपिक है, जब वहाँ पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर अल-बरूनी, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद यानी कि भारत की खोज या फिर तहकीक हिंद के माध्यम से भारत के समाज, संस्कृति तथा रहन सहन का विशद विवरण दिया। शॉर्ट में अल-बरूनी ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या फिर भारत की खोज, ये अल-बरूनी का पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है। फिर इब्न बतूता। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। पढ़ा लिखा मूर्ख, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन इसका जो नीति था, जितना और व्यवहार वगैरह था और जो शासन चलाने का जो ढंग था, वो एकदम बेवकूफ़ जैसा था, इसीलिए पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आए और इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखा, इम्पोर्टेंट है। और ये जो रहला पुस्तक है ये अरबी भाषा में लिखा गया है। अब जाहिर सी बात है, अरब लेखक हैं तो अरबी भाषा में लिखेगा। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। देखिए, ये जो पुस्तक लिखा गया था रहला, ये लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता भी काफ़ी पढ़े लिखे थे और ये जब भारत आए तो इनका नॉलेज से मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी प्रभावित हो गए, जिस कारण से इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि जज के पद पे नियुक्त कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा विदेशी यात्रियों के विवरण, जो यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होता है। हमने विदेशी विवरण में यूनान और रोम के यात्रियों का विवरण देखा, फिर हमने चीनी यात्री के विवरण देखा और अरब यात्रियों के विवरण। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आधुनिक इतिहास लेखन। देखिए, मिडिवल तक हम लोग पढ़ लिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री, इससे संबंधित जो साक्ष्य मिलता है उसको देखते हैं।
पहला लाइन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1776 ईस्वी में सबसे पहले मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही कम आउट हुआ है या ना के बराबर हुआ है। जेपीएससी में मैंने और बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम मैंने देखा, जिस कारण से इसको आप पढ़ सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक अगर छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अभी टाइम है इस कारण से इसको पढ़ लेते हैं। तो ये लाइन तो आपको याद रखना ही रखना है, अ कोड ऑफ जेंटू लैंग्वेज, ये मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। फिर 1784 में बंगाल यानी कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना सर विलियम जॉन्स ने की थी। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, इनको भी आप पढ़ लीजिए। किसने किया था? विलियम जॉन्स ने। ये लेकिन ये वाला फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये जो कलकत्ता है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना विलियम जॉन्स ने किया था। ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो ऑथर है और जो पुस्तक लिख रहा है और जो अनुवाद कर रहा है उसको सिर्फ फोकस कीजिए, यानी कि ये अभिज्ञान शकुंतलम, विलियम जॉन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया। और बाकी जो टॉपिक है ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है विल्किंस ने हिंदुओं के 1785 की बात है, 1785 में विल्किंस ने हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आउट हो सकता है, इसीलिए आपको पढ़ लेना चाहिए। और ये जितना सारा टॉपिक है ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, तो आउट हो सकता है। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया विल्किंस ने। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे किन्स है, किन्स, विल्किंस, किन्स से याद रख लीजिए कंस। कंस कहाँ पे था? कृष्ण में था, और कृष्ण से ही भागवत गीता जुड़े हैं। तो कंस से कृष्ण भगवान को याद रख के भागवत गीता याद रख लीजिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। ये अभिज्ञात शकुंतलम विलियम जॉन्स ने ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, भागवत गीता विल्किंस ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और अ कोड ऑफ जेंटू लॉज ये मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट्स हो गए हैं। फिर है भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक जर्मनी के फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने बढ़ावा दिया। उनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में व्यतीत हुआ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर विसेंट ऑथर स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। यह प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास था। फिर समाज सुधारक पांडुरंग वामन कानी ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिन्हें सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश माना जाता है। इसको पढ़ लीजिए। आर.सी. मजूमदार ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल में हिंदू पुनर्जागरण का विवरण प्रस्तुत किया। फिर इतिहासविद नीलकंठ शास्त्री हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर दक्षिण भारत इतिहास को उजागर किया। फिर के.पी. जायसवाल ने वर्ष 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व को प्रमाणित किया। ब्रिटिश इतिहासकार एवं संस्कृतविद ए.एल. बासम ने वर्ष 1951 में वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। फिर डी.डी. कौशाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक में भारत के इतिहास पर विशद वर्णन किया है। इनके विचार एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड
सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन के द्वारा प्रकाशित हुए। देखिए ये जो 3 पॉइंट है ना शुरू का, ये वाला, ये और ये, अकॉर्ड ऑफ जनरल लैंग्वेज, अभिज्ञात शकुंतलम का अंग्रेजी ट्रांसलेट और भागवत गीता का अंग्रेजी ट्रांसलेट, ये 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपका। और बाकी जो फैक्ट्स हैं उसको आप पढ़ लीजिए, और अगर याद रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आप छोड़ भी देंगे तो बहुत खास दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब बाकी टॉपिक आज का जितना सारा मैंने बताया उसको तो हर हाल में आपको याद रखना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये चैप्टर पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा, यानी कि जो साहित्यिक स्रोत मैंने पढ़ाया, तो बहुत ज़्यादा चांस है इस PDF से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चंस पूछा भी गया है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर महाजनपद को हम लोग शुरू करेंगे।